हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का जीव विज्ञान। चैप्टर है आपका कोशिका जीवन की इकाई के बारे में। आपका हेडिंग चल रहा है कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण के बारे में। यह पहला पार्ट था, ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पार्ट है इसका राइबोसोम व अंतःविष्ट पिंड के बारे में। तो आइए देखते हैं राइबोसोम क्या होते हैं और अंतःविष्ट पिंड क्या है, इनको समझते हैं। देखिए ध्यान से, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर जो है कोशिका प्रोकैरियोटिक है तो उसमें राइबोसोम जो होता है वह कोशिका के जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े रहते हैं, उसके अटैच में रहते हैं। ये 5 से 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम का साइज कितना बड़ा होता है तो यह जो है बहुत छोटे साइज के होते हैं, 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं राइबोसोम। ये 2 उप इकाइयों, ठीक है, इनके 2 सब यूनिट से मिलकर ये बने होते हैं। ये 2 उप इकाइयों में 50S व 30S से बनी होती हैं। ठीक है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, तो अगर राइबोसोम आपका 70S है तो वो किससे बना होगा? 70S अगर राइबोसोम है तो उसकी जो 2 उप इकाइयाँ होंगी वह एक होगा 50S और एक होगा 30S। इन दोनों को मिलने से 70S का प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो यस है, यह सेडमेंटेशन रेट को दिया गया है, अवसादन गुणांक यस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गणित का यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 50 और 30 जोड़ के 80S कह दिया जाए, ऐसा नहीं है, ऐसे आपको नहीं जोड़ना है। यह अवसादन गुणांक है। ठीक है, जब मशीन में राइबोसोम को, ठीक है, सर्कुलेट कराया जाता है, मूवमेंट कराया जाता है, तो यह जो है 50S और 30S पे जो है अलग होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सब यूनिट्स को आप गणित की भाषा में नहीं समझेंगे। तो 70S जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसके 2 पार्ट कौन कौन होते हैं? 50S और 30S। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जोड़ने पर 70S होगा, ऐसा नहीं है, आप गणित नहीं लगाना है। ठीक है, तो 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के 2 पार्ट कौन कौन होते हैं? 50S होता है और 30S होता है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। ठीक है, राइबोसोम क्या मदद करता है? तो राइबोसोम जो है वह प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। जब आप प्रोटीन निर्माण पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे राइबोसोम जो है की हेल्प से, मदद से प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से जुड़े होकर एक श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत से राइबोसोम जो हैं वह mRNA से, ठीक है, आरएनए के बारे में आपको बताया गया, आरएनए डीएनए क्लास 12th में आप पढ़ेंगे। तो उसी में से आरएनए एक होता है mRNA। ठीक है, यह आरएनए 3 प्रकार के, mRNA, sRNA, tRNA ये होते हैं। लेकिन जो एक mRNA होता है, मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, उससे राइबोसोम जो है जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करता है, एक चैन बनाता है। ठीक है, तब इसे क्या कहेंगे? तब इसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो जब यह एक श्रृंखला बनाएगा तब राइबोसोम को बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम, ठीक है, जिसमें राइबोसोम जो है एक श्रृंखला बनाएंगे, बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुसूत्र का जो राइबोसोम है वह mRNA से, संदेशवाहक आरएनए से, ठीक है, जुड़कर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम की स्थिति क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो है वह कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिका के जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े रहते हैं और इनका आकार जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 15 से 20 नैनोमीटर आकार का होता है और यह 2 उप इकाइयों में
अर्थात 50S और 30S के मिलने से बनते हैं, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो है वह कोशिका के जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़ा होता है। इसका आकार जो है 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। यह 70S राइबोसोम बना होता है, जिसके दो भाग 50S और 30S होते हैं। राइबोसोम का क्या वर्क है? तो राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। बहुत से राइबोसोम जो हैं संदेशवाहक आरएनए से जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं, तब इसे बहुराइबोसोम या बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम जो है संदेशवाहक आरएनए से जुड़कर संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, अब देखते हैं अंतःविष्ट पिंड क्या होते हैं। अंतःविष्ट पिंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो बचे हुए पदार्थ हैं वे कोशिका द्रव्य में अंतःविष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में जो बचे हुए पदार्थ होते हैं वे अंतःविष्ट पिंड के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ जो हैं वे कोशिका द्रव्य में अंतःविष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। जो अंतःविष्ट पिंड होते हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, यह झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं और कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। ठीक है, तो जो अंतःविष्ट पिंड हैं वे कोशिका द्रव्य में संचित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ये झिल्ली नहीं होती है इनके पास, ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। कोशिका द्रव्य में ये स्वतंत्र रूप से पड़े होते हैं। ठीक है, इनका उदाहरण देखते हैं। अंतःविष्ट पिंड के उदाहरण कौन कौन है देखें ध्यान से। फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। ठीक है, फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं, गैस रसधानी नीलहरित शैवाल, गैस रसधानी नीलहरित, बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। ठीक है, तो यह जो गैस रसधानी है वह कहाँ पाई जाती है? तो गैस रसधानी जो है अंतःविष्ट पिंड के रूप में नीलहरित, बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाई जाती है, मिलती है। ठीक है, तो अंतःविष्ट पिंड क्या होता है? तो अंतःविष्ट पिंड जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ होते हैं जो कोशिका द्रव्य में अंतःविष्ट के रूप में संचित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक है, ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं और कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण इनका क्या है? तो फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। ठीक है, गैस रसधानी, तो गैस रसधानी जो है नीलहरित, बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। तो गैस रसधानी कहाँ पाई जाती है? तो गैस रसधानी जो है नीलहरित, बैगनी और हरी संश्लेषी जीवाणुओं में पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था राइबोसोम और अंतःविष्ट पिंड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।